नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है और मामले में 4 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह बताने को भी कहा गया है कि सरकार ने एहतियातन क्या कदम उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली के दौरान कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को कानून पर चर्चा करने की खुली चुनौती दी और तंज किया कि अगर राहुल गांधी ने इस कानून को नहीं पढ़ा है तो वो इसका इटालियन में अनुवाद कराकर भेज देंगे। कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में विनायक सावरकर पर विवादित किताब बांटे जाने के बाद एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने किताब पर बैन लगाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो बिना मुलाकात किए ही मंत्रालय से निकल गए। और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने से पश्चिम एशिया में अचानक से तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने का असर भारत सहित दुनिया के कई देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इंडोनेशिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। इंडोनेशिया में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जकार्ता और आसपास के इलाकों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कई इलाके जलमग्न हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए, क्योंकि बाढ़ में कई घर टूटकर बह गए। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं ने पक्की नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क के बीच विशाल रैली निकाली और बह गए। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं ने पक्की नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क के बीच विशाल रैली निकाली और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। मुंबई के वाशिम में शमशान घाट पर कुछ युवकों ने अपने मित्र का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। इस दौरान इसे शानदार रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और डीजे की धुन पर सभी ने जमकर डांस किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विशाल पदयात्रा की, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारियां दी। लेबनान में नए प्रधानमंत्री हसन दियाब की नियुक्ति के खिलाफ संसद के बाहर अनोखे तरीके से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी हिजबुल्लाह के समर्थन से सरकार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। केरल के मल्लापुरम में दिव्यांगों ने बड़ी संख्या में व्हीलचेयर पर सड़कों पर निकलकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें दूसरे संगठनों के लोग भी शामिल हुए और नारेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में छतरखंड पंचवीर देवता साहिब जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ढोल मंजीरे बजाए गए और आशीर्वाद लिया। चीन में हर्बिन फेस्टिवल में बर्फ से शानदार कलाकृतियां तैयार की गई हैं, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। इसमें शानदार महल से लेकर कई खूबसूरत आकृतियां तैयार की गई हैं। राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 106 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जब हालात का जायजा लेने जेके लोन अस्पताल पहुंचे तो उन पर गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर का रुख किया, वहां पहले से अस्पताल के बाहर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री वापस जाओ, राजस्थान सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे थे। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। बावजूद इसके इन्हें प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस ने दर्जनों की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में भरकर थाने भेजना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक्चुअली जेके लोन हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर काफी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी दौरान आज मॉर्निंग में कुछ लोगों ने यहाँ पे अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की और हॉस्पिटल जिसका एक शांतिपूर्ण माहौल रहना चाहिए पेशेंट के हित में, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो हमने डिटेन किया है उनको और जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो और कांग्रेस कार्यकर्ता चुपचाप इसे बर्दाश्त कर लें, ये भला कहाँ होने वाला था। हॉस्पिटल के बाहर भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तस्वीर के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए, जिस अस्पताल में 105 बच्चों की मौत हो चुकी है, माएं अपने कलेजे के टुकड़े को खोकर गमजदा हैं। उसी हॉस्पिटल प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत के लिए गेट के बाहर ग्रीन कारपेट बिछाया था। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख आनन फानन में ग्रीन कारपेट को हटा लिया गया। अस्पताल के बाहर मौजूद मरीज के परिजन भी प्रशासन के दिखावटी चेहरे को अच्छी तरह से समझ चुके थे। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है और अभी काम हो रहा है वो भी कोई सही नहीं हो रहा है, संतोषजनक काम नहीं है अभी भी। आज तक का कोटा में ये रिकॉर्ड रहा है क्या? इतनी मौतें कभी आज तक नहीं। क्या नीले आप क्या अभी देख रहे हैं भीड़, ये बाद में कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ सब अपने अपने घरों को चल जाएंगे। कुछ व्यवस्था नहीं है, ना हीटर है ना कुछ है। क्या तीन क्या मतलब ना बच्चे एक बेड पे पड़े हुए हैं, इसलिए संक्रमण हो रहे हैं यहाँ पे लोग। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मंत्री जी के दौरे की खबर लगते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया। अस्पताल के बाहर साफ सफाई शुरू हो गई। अस्पताल के अंदर रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा भी कोटा के जेके अस्पताल पहुंच गयी। हालांकि अस्पताल में जाने से पहले ही ममता शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। डरपोक हैं, डर के मारे नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस डरी हुई है सरकार से, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार इनकी है, इसलिए पुलिस अपनी धांधली कर रही है। मामले को तूल पकड़ता देख सीएम गहलोत डैमेज कंट्रोल में जुट गए और अव्यवस्था को जल्द खत्म करने का भरोसा भी दिया। तो आप पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं जाएंगे आप अस्पताल के अंदर कुछ कमी मिलेगी। उसकी आलोचना करना हक रखता है, मीडिया भी रखता है और लोग रखता है। सजाए आगे पहुंचती है और सरकार इसको इम्प्रूव कर देगी। सरकार चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़े ने राज्य सरकार के साथ अस्पताल प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर सियासत भी गरमाती जा रही है। बीजेपी जहां इसे गहलोत सरकार की लापरवाही बता रही है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर ही हमलावर हो गए। दुर्भाग्य है कि एक तो मौत हो रहा है और दूसरी तरफ निर्लज्जता के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार से कमियां हुई है, इसकी मौत के लिए अगर दोषी है तो सरकार है। जो हादसा हुआ उससे पहले के सालों में इस प्रकार की कैजुअलिटीज, इस प्रकार के हमारे इन्फेंट चिल्ड्रन जो हैं उनकी मौतें इससे पहले और ज्यादा हुई थी। कोटा में बच्चों की जो जान गई है उसी स्थिति तो है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पिछले 12 महीने में 1000 से ज्यादा बच्चों की गोरखपुर में जान जा चुकी है। उसकी फिक्र कब करेंगे? कोटा में जो गरीब बच्चों की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लगातार ऐसी मौतें होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई। 100 बच्चों की मृत्यु होना, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? ये प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जोधपुर में नागरिकता कानून को देश के लिए जरूरी बताते हुए राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने ऐलान किया कि विपक्ष जितना भी भ्रम फैलाना है फैला ले, लेकिन बीजेपी इस कानून पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है
तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं। इटाली की भी भाषा, उसको पढ़ लीजिए। मित्रों, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भारत माता के टुकड़े नहीं होने चाहिए। किसने करे? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा था कि इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा होगा। पहले पाकिस्तान के अंदर 20% माइनॉरिटी थी, आज घटकर 3% हो गई। बांग्लादेश के अंदर 30% माइनॉरिटी थी, आज 60% हो गई। मैं राहुल बाबा आपको पूछना चाहता हूं, ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कहां गए लोग? कहां गए? या तो मार दिए गए, धर्म परिवर्तित कर दिए, या तो फिर वो भारत में आए। सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू, ये सारे लोगों ने कहा था, मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के डर से हिम्मत नहीं कर दी। ये 56 इंच की छाती वाला आदमी नरेंद्र मोदी आया। उन्होंने कहा ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए हैं, उसके मानव अधिकार की रक्षा मैं करूंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। बिहार में जेडीयू के पोस्टर वॉर पर आरजेडी ने पलटवार किया। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के पोस्टर का आरजेडी ने जवाब देते हुए कई जगह पोस्टर लगाए, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी को टोकरी सर पर रखे हुए दिखाया गया और पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है, झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा। दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी किए गए पोस्टर में लिखा हुआ है कि दिल्ली में भाजपा लाओ, अपोलो और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज पाओ। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। देश के अंदर लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी के मथुरा में सीआरपीएफ की 16वीं बटालियन के एक जवान ने अपनी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यूपी के कानपुर में खादी के शोरूम में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में शराब के नशे में एक शख्स ने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर एक दुकान में लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोस्ट गार्ड ने समंदर में 225 मील दूर एक शिप पर मौजूद एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। महिला को हार्ट अटैक आने के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मेक्सिको के जॉक टेक्सास में एक जेल में कैदियों के बीच हुई झड़प में 16 कैदियों की मौत हो गई और 5 कैदी घायल हो गए। नए साल के पहले शुक्रवार को भी नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण रहा। दिल्ली में विरोध की अगुवाई कांग्रेस ने की तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और जुमे की नमाज के दौरान किसी तरह का हंगामा या प्रदर्शन नहीं हुआ। 20 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन और हिंसा की वजह से जहां नमाजी सतर्क दिखे, वहीं पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। नहीं, अब अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलकर लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि माहौल खराब न हो। सीए का विरोध तो रहेगा मगर शांतिपूर्वक, ताकि अमन अमान खराब न हो। जो हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना है वो तो हम कराएंगे।
लेकिन इलाके की विधायक और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए नागरिकता कानून के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान किया। कांग्रेस नेता ने नागरिकता कानून के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं को एकजुट करने और प्रदर्शन लगातार जारी रखने का दावा किया। खड़ी हुई हूँ, हम लोग 1 तारीख को भी, 2 तारीख को भी और आज 3 तारीख भी है और आगे तक 6 से 7 हर रोज खुदा के इस दरवाजे में आकर दुआएं भी करेंगे। इस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक रहें, काला कानून, नागरिकता कानून वापस हो। लोकतंत्र में इसका दबाव तब तक जारी रहेगा जब तक तानाशाह तरीकों से जो काला कानून थोपा गया उसे वापस नहीं लिया जाता। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। गले में नो का बैनर लटकाए टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून और एनआरसी पर विरोध जताया। इससे पहले ममता बनर्जी ने लोगों को शपथ भी दिलवाई। हम सब नागरिक हैं, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सर्वधर्म समन्वय আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শ, কাউকে বাংলা ছাড়তে দেব না, কেউ দেশ ছাড়বে না, নিশ্চিন্তে থাকবো, শান্তিতে থাকবো। এনআরসি কে ও এনপিআর করতে দেব না। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় বাংলা। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। बातों पे अब पाकिस्तान को बात ले आता है जैसे कोई एम्बेसडर हो गया है पाकिस्तान का, खाली दिन रात ग्लोरीफाई करते हैं। हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। एम्बेसडर हो गया है पाकिस्तान का, खाली दिन रात ग्लोरीफाई करते हैं। हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। नए साल में अमेरिका ने तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई की, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 4 दशक से उसके दुश्मन नंबर 1 रहे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। इस हमले में सुलेमानी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। कासिम सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि उनके हाथ की अंगूठी से भी हुई है। वो हमेशा अपनी एक अंगुली में लाल रंग के नग वाली अंगूठी पहनते थे। सुलेमानी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोधी माना जाता था। उन्होंने कई मौकों पर अमेरिका को चेतावनी दी थी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी। नए साल के पहले दिन ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस धमकी के बाद अमेरिका ने कार्रवाई की। कासिम सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे और अमेरिकी फौजों के लिए सिरदर्द थे। आईसिस जैसे खूंखार आतंकी संगठन के मुकाबले के लिए सुलेमानी ने कुर्द लड़ाकों और शिया मिलिशिया को एकजुट करने का काम किया था। इराक में ईरान के समर्थन से तैयार पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को कासिम सुलेमानी ने ही तैयार किया था। सुलेमानी ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को भी समर्थन दिया था। 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच खूनी जंग में सुलेमानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें अमेरिका ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। सुलेमानी ईरान के लिए कितने अहम थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर के बाद ईरान में 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया। सुलेमानी के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद ईरान ने डेप्यूटी कमांडर इस्माइल कानी को अल कुद्स फोर्स का नया कमांडर नियुक्त किया है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद करार देते हुए अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अमेरिकी नागरिकों से तुरंत इराक छोड़ने को कहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर कासिम सुलेमानी को मारने का एक कदम उठाया गया। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में 4% का इजाफा हो गया है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो भारत के व्यापार के साथ तेल आयात भी प्रभावित होगा और इसका सीधा असर तेल के दामों पर पड़ेगा। अगर भारत में तेल की कमी होती है तो इसकी मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ेंगी, जिसके चलते देश में महंगाई बढ़ जाएगी।
बिहार के सहरसा में जमीन विवाद पर दो पक्षों के लोग भिड़ गए। बिहार के सहरसा जिले के चिरैया ओपी इलाके में जमीन विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। वहां मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 75 में एपेक्स एथेना सोसाइटी की 14वीं मंजिल में भीषण आग लग गई। हालांकि फ्लैट के अंदर रह रहे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई के कांदीवली इलाके में रॉक एवेन्यू बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से एक 40 साल की महिला ने कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला पिछले कई महीने से बेरोजगार थी और तनाव में थी। महाराष्ट्र के कर्जत के पेप फोर्ट में शराब पीने के आरोपी युवकों को एक हिंदुवादी संगठन के लोगों ने सजा के तौर पर उनके कपड़े उतरवा लिए और उन्हें घुटनों के बल बैठने को मजबूर किया। यहां सभी आरोपी युवक नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के दमोह में जिले के करीब आधा दर्जन गांव में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान बेहद परेशान हो गए हैं। दिल्ली में जामिया नगर के पास शाहीन बाग में पिछले 20 दिनों से लोग नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधिक अपील प्राधिकरण ने टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री मामले में कंपनी पंजीयक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। अमेरिका के उड्डयन विभाग ने अपनी विमानन कंपनियों और पायलटों को हिदायत दी है कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करें, क्योंकि पाकिस्तानी एयर स्पेस में कट्टरपंथी आतंकी संगठन अमेरिकी फ्लाइट पर हमला कर सकते हैं। इराक में बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना के मिसाइल हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी सहित 8 लोगों की मौत हो गई। सुलेमानी के मारे जाने पर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कर्नाटक में शिमोगा जिले के गांव में प्राथमिक स्कूल में बच्चों को एक नए प्रयोग के साथ पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चे उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। आंख कान खोल के में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस की बुकलेट पर घमासान। साथ ही दिखाएंगे भगवान के दिल को भाए राम। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर इस ब्रेक के बाद। लौट रहे हैं फौरन वापस। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने एक नया डांस वीडियो शेयर किया है। पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी गोद ली हुई दोनों बेटियों के साथ डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के इस वीडियो को अभिनेता आदित्य रॉय कपूर, कुणाल खेमू, अनिल कपूर और दिशा पटानी की आने वाली फिल्म मलंग का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें थ्रिलर और ड्रामा भी है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इस कार्यक्रम के दौरान एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी और दीपिका दोनों ही इमोशनल हो गए। अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम के साथ मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मां अमृता के साथ जेट स्कीइंग करती दिखाई दे रही है। फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के डांस क्रू के साथ अभिनेत्री नूरा फतेही अभिनेता वरुण धवन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची, जहां उन दोनों ने अपनी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के गाने गर्मी पर जमकर मस्ती की। कांग्रेस की एक बुकलेट में वीर सावरकर और गोडसे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला करने में देर नहीं की। और मुंबई में बीजेपी विधायक सुनील राणे ने तो वीर सावरकर उद्यान के बाहर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। पोस्टर और बैनर के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया और वीर सावरकर के लिए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी
की कांग्रेस सेवा दल के एक बुकलेट में सावरकर और गोडसे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से है। बुकलेट का शीर्षक है वीर सावरकर कितने वीर, और इसी किताब में सावरकर से जुड़ी कई बातें लिखी गई हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारा, गोहत्या और मुस्लिम महिलाओं के मामले में सावरकर के हवाले से जो कुछ लिखा गया है उस पर बीजेपी भड़क गई, लेकिन बवाल गोडसे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से मचा। अब कुछ दिन बाकी रहेगा जब जिन्ना के पक्ष में ये किताब पढ़वाएंगे कि जिन्ना एक महान नेता थे, ये जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए सावरकर को गाली देते हैं। कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं बचा, उसमें कांग्रेस सेवा दल का वजूद क्या। और ऐसे पैम्पलेट ये बताते हैं कि कांग्रेस बहुत ही कुत्सित चरित्र की हो गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं कह रही हूँ व्यक्ति के लिए नहीं, कि कांग्रेस पार्टी स्वयं बहुत ही कुत्सित और घिनौने चरित्र की हो गई है। इसलिए इसकी सिर्फ निंदा की जाए और इसकी आगे इस पर बात मैं तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सही मायनों में सियासी घमासान महाराष्ट्र में मचा, जहां उद्धव ठाकरे कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। शिवसेना वीर सावरकर को अहमियत देती रही है, लिहाजा बीजेपी ने छूटते ही उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने और सत्ता छोड़ने की चुनौती दे दी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर सत्ता के लिए शिवसेना कब तक सावरकर का अपमान सहेगी। कांग्रेस पार्टीत करते आणि मला आश्चर्य वाटतं, सत्तेकरता लाचार असलेली शिवसेना त्या ठिकाणी मुख गिळून बसली आहे। अरे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांकरता सत्तेला ठोकर मारून आम्ही बाहेर पडलो असतो। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे। बीजेपी ने कांग्रेस सेवा दल के बुकलेट में सावरकर पर की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए इस मुद्दे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की कि वीर सावरकर के अपमान के लिए क्या इस प्रकार की हे या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे। बीजेपी ने कांग्रेस सेवा दल के बुकलेट में सावरकर पर की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए इस मुद्दे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की कि वीर सावरकर के अपमान के लिए क्या इस प्रकार की युति बनाई गई महाराष्ट्र में। और मैं कहती हूँ कि सिर्फ शिवसेना या एनसीपी ही क्यों, कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र के हैं, उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए कि क्या वीर सावरकर का अपमान करना कांग्रेस ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है। और फिर रही सही कसर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने पूरी कर दी, जिन्होंने इस मामले में उद्धव ठाकरे के सामने केस दर्ज करने की चुनौती रख दी। अब पानी सर के ऊपर पहुंच चुका है। अब ये कांग्रेस ने इतने घृणास्पद आरोप किए सावरकर के ऊपर कि अब ये समय आ गया है उद्धव ठाकरे जी को तय करना है कि एक्शन लेना है नहीं लेना है। उन्हें ये तय करना है कि उन्हें सत्ता महत्वपूर्ण है या सोच महत्वपूर्ण है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने झूठे वीडियो ट्वीट किए हैं और इन वीडियो के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान पर निशाना साधा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये वीडियो ट्वीट किए हैं, जिस तरह से देश में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, इसी के बहाने पाकिस्तान ने झूठ बोला है और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का यह झूठ पकड़ा गया है। टीवी देखते रहिए। इमरान खान ने बांग्लादेश के एक वीडियो को असम का बताकर दावा कर दिया कि पुलिस अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन इमरान खान की यह साजिश तुरंत ही बेनकाब हो गई, क्योंकि जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया उसमें साफ नजर आया कि भारत की नहीं बल्कि बांग्लादेश की पुलिस है। इसको ध्यान से देखिए जरा तस्वीर को। इसमें जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं ये नीली वर्दी में है पुलिसकर्मी, और नीली वर्दी भारत में किसी पुलिस की नहीं है। जो ज्यादातर भारत है उसमें खाकी वर्दी होती है पुलिस की, या फिर कोलकाता में सफेद कलर की वर्दी होती है। ये देखिए, और इसमें आरए भी लिखा हुआ है। ये साफ तौर पर आपने देखा कि जो पुलिसकर्मी था ये इसमें आरए भी लिखा हुआ है। ये बांग्लादेश की पुलिस है, रैपिड एक्शन बटालियन है दरअसल ये बांग्लादेश की। और इस बांग्लादेश के वीडियो को भारत का बताकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ट्वीट करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो भारत में हिंदू मुस्लिम करने के लिए इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। और ये ट्वीट के जरिए, और जैसे इमरान खान ने ट्वीट किया, कई लोगों ने इस ट्वीट को देखा भी और उसमें रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इमरान खान पर निशाना साधा है और कई ट्वीट तो ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पर इमरान खान को झूठा करार दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की पुलिस की तस्वीर है, और ये जो भी एक्शन हो रहा है रैपिड एक्शन बटालियन की तरफ से बांग्लादेश में किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान इस वीडियो को ट्वीट करते हैं भारत का बताकर।
लेकिन कुछ ही देर में जैसे इमरान खान ने यह वीडियो ट्वीट किया, उसके चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह झूठ पकड़ा गया और यह बिल्कुल साफ हो गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह से भारत में नफरत फैलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आशीष सिंह हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, इमरान खान भारत में झूठ फैला रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। ये सीधे तौर पर देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री और इतनी नीची हरकत कोई नई बात नहीं है और किसी भी तरह से भारतीयों को या फिर पूरे विश्व को इस बारे में सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये पहले तुम इसके बारे में जैसे आपने बताया, ये वीडियो है सितंबर 2013 का और वो है बांग्लादेश पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स से रिलेटेड वीडियो, और जिसको इमरान खान अपने वेरीफाइड हैंडल, जिस हैंडल का नाम है @ImranKhanPTI। ठीक है आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए, मैं सीधा राकेश के पास चलूंगा। राकेश, वाकई में जो आशीष कह रहे थे कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत, अपना देश अस्थिर है, अपने देश में खाने के लिए नहीं है, दूसरे देश की चिंता, और वो भी इतनी गिरी हुई हरकत के साथ। बिल्कुल रोहित, और इसके लिए पूरी तस्वीर को सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। कई सारी तस्वीरें इमरान खान ने पोस्ट की हैं। एक तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन्नाव की तस्वीर है। एक और तस्वीर है जो हम चाहेंगे कि पीसीआर उस तस्वीर को दिखाए, जिसमें ब्लैक कलर में जो यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं पुलिस वाले। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये पहले तो इस तस्वीर को आप समझिए, जो इमरान खान ने आपसे करीब आधे घंटे पहले इस तस्वीर को उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को मार रहे हैं। वो शख्स मुस्लिम है, वो लहूलुहाने जमीन पर पड़े हुए हैं। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए साहब, भारत में मुस्लिमों पर किस तरीके से अत्याचार होता है, यूपी में किस तरीके से मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर रोहित खुद अपनी सच्चाई बयां कर रही है, और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक मुल्क का पीएम कितना गैर जिम्मेदार, कितना झूठा हो सकता है। इस तस्वीर में जो पुलिस के जवान दिख रहे हैं, उनकी वर्दी पर RAB लिखा हुआ है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में पैरामिलिट्री फोर्स RAF होती है, उसी तरीके से बांग्लादेश में RAB का गठन साल 2004 में किया गया था, और सितंबर 2004 में ही इसने पहली बार अपना ऑपरेशन शुरू किया। RAB का फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन बटालियन। जिस तरीके से हिंदुस्तान में रैपिड एक्शन फोर्स है, उसी तरीके से बांग्लादेश पुलिस की एक खास बटालियन है जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि वहां पर गठित की गई थी 2004 में गंभीर अपराध के मामलों और साथ ही आतंकी वारदातों से निपटने के लिए इस खास बटालियन का गठन किया गया था, जो कि चुनिंदा मामलों में उन्हें डिप्लॉय किया जाता है। ये तस्वीर कब की है, ये भी रोहित मैं चाहूंगा दर्शकों को जरूर जानना चाहिए। ये तस्वीर है आपसे करीब 6 से 7 साल पहले ढाका में एक बड़ी रैली हुई थी, हिफाजत-ए-इस्लाम नाम की रैली हुई थी, और उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। तब इस बटालियन को वहां पर तैनात किया गया था। इससे पहले भी मुझे लगता है इमरान खान की जो टीम है वो बेहद कमजोर है। कहीं से भी सोशल मीडिया से वीडियो उठाती है और उस वीडियो को पोस्ट करवा देती है इमरान खान को देकर उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। इससे पहले भी ये वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तब इस वीडियो को असम का बताया जा रहा था, और इसी वीडियो को इमरान खान ने उठाया, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया, और ये बताते हुए कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है और भारत में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। अब रोहित आप समझिए, एक मुल्क के वजीर आजम जिनके मुल्क की आर्थिक व्यवस्था खस्ताहाल है, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पर उन्हें भारत से करारी मात झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसी भारत के खिलाफ उसको नीचा दिखाने के लिए वो किस हद तक गिर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर किस तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है रोहित। बिल्कुल। और राकेश, इमरान खान वो दिन भूल जाते हैं कि जब वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाते हैं और वहां पर गो नियाजी गो के नारे उनको लगाते हैं, उनको भगाने के लिए वहां पर नारेबाजी की जाती है। वो भूल गए हैं कि अपने देश में क्या हो रहा है, अपने देश में उनकी क्या इज्जत है, वो भूल जाते हैं इमरान खान। और मैं ये कहूंगा कि जो झूठ है वो शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनकी नियति है। आपको याद होगा, आपसे तकरीबन 2 साल पहले की बात है, यूएन में क्या हुआ था। जो यूएन में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि हैं मलीहा लोधी, उन्होंने किस तरीके से एक झूठी तस्वीर को कश्मीर की बताकर दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि वो झूठ यूएन में पकड़ा गया था। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान झूठ की वजह से बेइज्जती करा चुका है अपनी। और रोहित उनके खुद ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उनके इस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब तक करीब हजारों की संख्या में लोगों ने इस पर रिप्लाई किया है, और जो अधिकतर रिप्लाई है आप उन्हें देखेंगे और दर्शक उन्हें देखेंगे तो इसकी हकीकत समझ में आ जा रही है। उस रिप्लाई में ये लिखा जा रहा है कि कुछ तो शर्म करो, आप एक मुल्क के प्रधानमंत्री हो, बांग्लादेश के वीडियो को जो कि 7 साल पुराना है, उस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश का बता रहे हो, आप मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हजारों, करीब 7 से 8 हजार कमेंट इस पर आ चुके हैं, और सबसे ज्यादा कमेंट इमरान खान की निंदा करने के लिए, और कुछ ट्वीट के रिप्लाई तो उनके खुद के मुल्क से, पाकिस्तान के
जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने भी अपने मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री की इमरान खान की आलोचना उन्होंने की है। रोहित, बिल्कुल राकेश, मुझे लगता है कि ये दोनों वीडियो जो चल रहे हैं बारी बारी से इनका सच एक बार फिर से हमको बता देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उन दोनों वीडियो को स्क्रीन पर रखा जाए बारी बारी से और उनकी हकीकत क्या है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता सकें। जो एक वीडियो है जिसमें पुलिसकर्मी दिख रहे हैं काले रंग की या ब्लू कलर की ड्रेस में, इस वीडियो के बारे में आपको बता दें इमरान खान ने इसको भारत का बताते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी पुलिस मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, जबकि ये पुलिस बांग्लादेश की पुलिस है। तकरीबन 7 साल पुराना ये वीडियो है और जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, लेकिन मसला दूसरा है। इसमें भी हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। किसानों का प्रदर्शन हो रहा था और इस प्रदर्शन को पहले शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब किसान वहां पर उग्र हो गए तब जाकर पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा था। लेकिन इमरान खान को देखिए कितना बड़ा झूठ वो ट्विटर पर लिखते हैं और इन दोनों वीडियो में हिंदू मुस्लिम रंग डालने की, धर्म डालने की कोशिश करके भारत में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं। राकेश ये राकेश भी मेरे साथ है, आशीष भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, इमरान खान की ये कोशिश देखिए कितने गिरे हुए स्तर की कोशिश है और ये वही इमरान खान है जो अब सीएए एनआरसी पर चिंता जता रहे हैं। ये वही इमरान खान है जब भी कुछ दिन पहले इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान से हटाया जाता है, निकाला जाता है सीएए के बाद, तो हम उसको पाकिस्तान में शरण नहीं देंगे। तब चिंता नहीं हो रही थी, अब चिंता हो रही है और वीडियो दिखा के झूठ बोल रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की है। ये पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है एट इमरान खान पीटीआई और ठीक 7:44 जो भारतीय समय के मुताबिक अगर हम देखें तो आईएसटी के मुताबिक ठीक 7:44 लगभग 50 मिनट ही हुए होंगे अभी तक जो उन्होंने ट्वीट किए हैं और इस तरह से वो वीडियो स्प्रेड करके लोगों को और पूरे विश्व को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि दोनों वीडियो में हमारे दर्शक देख सकते हैं ये सितंबर 10, 2013 का वीडियो है और वो बांग्लादेश रैपिड एक्शन फोर्स वीडियो है। इसके अलावा हमने पहली बार नहीं देखा। इसके अलावा हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी पैलेस्टाइन से रिलेटेड पिक्चर्स को कश्मीर पर किस तरह से ये पैलेट गन चलाई जा रही है इसका उदाहरण देने की कोशिश की थी। बताइए, जब अगर आप यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर आप इस तरह से एक झूठ पिक्चर और दावा कर सकते हैं तो ये तो मेरे हिसाब से काफी छोटी बात है और काफी हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की कंट्री की जो देश के तौर पर जो इमरान खान की अहमियत है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर काफी धक्का पहुंचेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल आशीष, और मुझे अच्छे से याद है जब 370 को हटाया गया था कश्मीर से, तब भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश इमरान खान की तरफ से की गई थी। बार बार कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश की थी इमरान और उनके पूरे मंत्रियों ने। बिल्कुल, अब जब कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ बनाने की जरूरत है और वही बना रहा है वो। और लेकिन काफी शर्मनाक बात है कि अगर आप पाकिस्तान के एक देश के प्रधानमंत्री, भले ही वो एक गिरा हुआ देश जैसे कि पाकिस्तान हो जिसकी आर्थिक और सामरिक स्थिति काफी गिरी हुई है, उनके प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कर रहे हैं, ये काफी शर्मनाक बात है। क्या उनके पास काफी ट्रोल्स हैं? DGISPR तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हजारों की तादाद में ट्रोल्स और ट्विटर और फेसबुक पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जिस तरह बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दिखाता है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इमरान खान ये हरकत करते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। पाकिस्तान में ननकाना साहिब में मुस्लिमों का हमला हुआ है। पाकिस्तान में सिख विरोधी नारेबाजी की गई है। पाकिस्तान की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान का प्रोपोगेंडा। ननकाना साहिब में उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की है और हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का ये सिख विरोध कर रहे थे, लेकिन इस दौरान इन सिखों पर पत्थरबाजी की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के बाद बवाल वहां पर हुआ, इसका सिख विरोध कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर हमला किया गया है सिखों पर, उन पर पत्थर बरसाए गए हैं। तस्वीर आप देखिए, ये विरोध हुआ था, एक हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, जिसके बाद सभी जो सिख हैं वहां पर वो इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान ये देखिए यहां पर पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीर देखिए ध्यान से जरा, ननकाना साहिब में यह हमला हुआ है। तो
पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुओं को निशाने पर रखा जा रहा है। हमने पिछले दिनों भी कई ऐसी घटनाएं देखी थी जब हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, कई लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक वैसी हरकत अब फिर से हुई है जिसका विरोध किया जा रहा था, और विरोध करने के दौरान वहां पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह है कि इमरान खान वैसे तो बहुत बड़े रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। लोग नहीं जा सकते। और बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। गोपाल जी, हम देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके की हरकत कर रहा है। इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो 2 वीडियो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि भारत की वीडियो में किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी हरकत, बिल्कुल ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है। और जिस तरह से पाकिस्तान एक तरीके से फेल्ड स्टेट है, और जिस तरह से वो अभी पीछे रिपोर्ट भी आई थी कि 500 अकाउंट ट्विटर हैंडल स्टेट फेक अकाउंट। गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी इस वक्त हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका रिएक्शन, जो इमरान खान ने वीडियो ट्वीट किए हैं, जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की है, इस पर रिएक्शन आपका पहला। वो उन्होंने जो दिखाया वो तो बांग्लादेश के पुरानी वीडियो है जी, और ये आदमी तो बेशरम है, इसके मतलब माना कि वो उसका कोई विवेक नहीं है जी। और जो भी आदमी उसके सामने रखते हैं उसके लिए वो जो सर्कस में जानवर लोग जो बेंच में बैठते हैं उतरते हैं, वैसे ये वही हो रहा है उसका। और पाकिस्तान इससे पूरा बदनाम हो गया है। कोई इसमें विश्वास नहीं करेगा जब उनको पता लगता है कि ये बांग्लादेश का पुराना वीडियो को इन्होंने दोबारा, जैसे भारत में कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनके अंतिम दिन आ रहे हैं, और जैसे मिलिट्री देखेगा ये कि पाकिस्तान की बेशर्मी कर रहा है, पाकिस्तान की अपमान करवा रहा है, तो वो इसको हटा देंगे। तो इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी देश में नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, और इतने विश्वास के साथ ये वीडियो वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। वो ये समझ रहा है कि क्योंकि पहले जब उसने कांग्रेस पार्टी को तारीफ की थी तो कांग्रेस वाले नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, और इतने विश्वास के साथ ये वीडियो वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। वो ये समझ रहा है कि क्योंकि पहले जब उसने कांग्रेस पार्टी को तारीफ की थी तो कांग्रेस वाले बड़े की बधाई के पात्र हो गए, और उसी कारण से इसको लगता होगा कि अब मैं ऐसा करूंगा तो हमें मेरी प्रशंसा होगी कांग्रेस पार्टी में, और वो सपन देख रहे होंगे कि उनके लोग जो हैं पाकिस्तान हितैषी लोग हमारे देश में वो पावर में आएंगे। ये तो इसको तो झटका मिलने वाला। और ये कोई पहली कोशिश नहीं है पाकिस्तान की तरफ से भारत को बदनाम करने की। मलिहा लोधी भी एक बार ऐसा कर चुकी है यूएन में, आपको इस बात का अच्छी तरह से इल्म होगा। तो क्या भारत को इस पर अपनी नाराजगी जतानी चाहिए? इस पर भारत सरकार नहीं, देखिए ये सब जोकर लोग हैं, जोकर लोगों का कोई कीमत नहीं देना चाहिए जी। जितना हम विरोध करेंगे उतना उसका महत्व बढ़ेगी पाकिस्तान। तो ये क्या दिखाता है? ये इमरान खान की जो हरकत है, जानते समझते की गई हरकत, क्या दिखाता है कि वो मानसिक दिवालिया हो गए? बिल्कुल, वो तो ईर्ष्या में डूबे ना भारत के बारे, तो इसीलिए वो उसको कोई और काम नहीं है, और आर्मी ने सारा उसका जो कामकाज है वो सब ले लिया अपने हाथ में। तो ये सब बैठ के यही करता है, और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको पकड़ा जाएगा कि ये बांग्लादेश का है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की दुर्गति इससे एक संकेत मिलता है। क्या ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है सुब्रमण्यम जी पाकिस्तान की, कि 370 पर छाती पीटते रहे, कुछ नहीं कर पाए, दुनिया भर के सब देशों के आगे हाथ फैला लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ 370 पर, इसलिए अब सीए हिंदुस्तान में चल रहा है, तो इस पर अब इस तरह की साजिश करो? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे वो बस मैंने कहा ना, जो उसको ईर्ष्या है भारत के बारे, वो इस प्रकार से नफरत में प्रकट होती है, और उसमें संतुलन खो बैठते हैं, और इसको हमें मजा लेना चाहिए, इसके लिए कोई जवाब देने की जरूरत है।
और इस बीच इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो दिल दहला देती हैं। अभी भी वो तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है कि वहां पर फिर से एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया है और उसके बाद सिखों पर पत्थरबाजी की गई ननकाना साहिब में। इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बाकी दूसरी झूठी चीजों पर ध्यान देते हैं। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। इससे क्यों अपेक्षा करते हैं कि आप वो समझदारी दिखाएगा? वो तो बस टाइम पास कर रहा है। जब उसको मिलिट्री छुट्टी कर देगी तब तक यही कर रहा है और क्या। तो क्या क्या ये मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान में इमरान खान के दिन लद गए हैं? क्योंकि एक तो वैसे ही हम देख रहे हैं वो तो पहले से पता है कि वहां तो चलाने वाला मिलिट्री है जी, और मिलिट्री इसको समझेगा कि इसको सारा दुनिया में जोकर समझते हैं तो फिर मिलिट्री इसको निकाल देगा। ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।